नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस गुरुकुल चैनल पर। मैं योगेश सिंह। हम लोगों ने लास्ट क्लास में मैथ्स में प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का कुछ पार्ट देखा था। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं और कुछ क्वेश्चंस और अच्छे अच्छे देखते हैं और इसको समाप्ति की ओर ले चलते हैं। बाकी आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चंस लगाते रहिए। चलिए, कह रहा है एक दुकानदार सामान्य मूल्य की 200 वस्तुएं खरीदता है और वह 30% वस्तुओं को 20% लाभ पर और बची हुई वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचता है। यदि उसके द्वारा प्राप्त कुल लाभ 2600 है तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? यानी अगर ऐसी कंडीशन होती, ऊपर की कंडीशन छोड़ दें, क्वेश्चन में अगर देखें, यदि उसके द्वारा प्राप्त कुल लाभ 2600 रुपए हो तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? अगर ऐसी कंडीशन हो तो फिर क्रय मूल्य क्या होगा? यहाँ पर पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ से निकालते हैं कि क्या केस बनता है, उसके बाद इसकी कंडीशन को भी फॉलो करा लेंगे। लेकिन सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस जहां पर हम 2 पार्ट में चीजों को बेचते हैं या 3 पार्ट में बेचते हैं, तो वहां पर थोड़ा सा आप समझिए। एक प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया आप मान लीजिए। 200 वस्तु है तो हम एक वस्तु अगर 1 रुपए में खरीदते हैं तो 200 वस्तु 200 रुपए में खरीदेंगे। इसके बाद देखिएगा, सीपी ऑफ वन आर्टिकल, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया। कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, प्रत्येक एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया। तो 200 वस्तु है, अगर हम 200 वस्तु की बात करें, 200 आर्टिकल या वस्तु आप लिख लीजिए, आर्टिकल क्या होता है तो वस्तु लिख लीजिए। 200 वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपया। कोई समस्या इसमें नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि 30% वस्तुओं को 20% लाभ पर। तो 200 का 30%, 30 गुना 60, भाई परसेंट से 2 जीरो कैंसिल आउट, 30 गुना 60। 60 वस्तु कितने की मिली होगी? 60 रुपए की मिली होगी। तो उसे बेच कितने में रहा है? तो 60 रुपए का अगर सामान है और उसे आपको 20% बढ़ाकर बेचना है तो आप उसको 120% बेचेंगे, 120% बेचेंगे। इसके बाद कह रहा है शेष वस्तु, बची हुई वस्तु, तो 60 वस्तु निकल चुकी है हमारे पास, 200 में से बची कितने? 140 वस्तु 140 रुपए की रही हो, क्योंकि एक वस्तु 1 रुपए की है। तो यहाँ पे 60 वस्तु 60 रुपए की थी, 60 रुपए का हम 120% बेच दिए। अब 140 वस्तु 140 रुपए की है और 140 रुपए को हम कितने में बेच दी? बढ़ाकर 10% लाभ पर, यानी 110% पर। तो ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पर ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। ये 12 से 72 हो गया और 11 को 44, 154 हो गया। 4 2 6 और 15 7 226 रुपए। ये सेलिंग प्राइस आ गया आपका। ये पूरा आपका क्या आ गया? सेलिंग प्राइस आ गया। कितना? 226 रुपए। और कुल सीपी कितना था? तो आपको सीपी पता है 200 रुपए। तो अगर प्रॉफिट देखेंगे तो 26 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। 26 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है ना? तो अगर हम यहाँ बात करें कि 26, ऐसे समझिएगा, 26 रुपए का जो प्रॉफिट है कितना? 26 रुपए के प्रॉफिट पर क्रय मूल्य कितना है? 1 रुपया। जो हमने सीपी माना है, एक, क्योंकि हमें प्रत्येक वस्तु को पूछा है ना, तो प्रत्येक वस्तु पे लेके चलेंगे। तो 26 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, प्रत्येक वस्तु का 1 रुपया। तो ये समझिएगा, ये प्रॉफिट है, ये सीपी है। इधर हम प्रॉफिट लिख रहे हैं, इधर सीपी लिख रहे हैं, और हमसे कह रहा है अगर लाभ 2600 हो तब क्रय मूल्य क्या होगा। तो इस कंडीशन से तो पता चला कि अगर 26 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो सीपी 1 रुपया है। अब कह रहा है यही लाभ अगर 2600 हो तब ये सीपी कितना होगा। तो आप इसको 2600 बनाइए, यानी 2 जीरो यहाँ बढ़ाएंगे, 2 जीरो यहाँ बढ़ेगा। तो यानी अगर 2600 का प्रॉफिट होता है तो उस समय सीपी कितना हो जाएगा? 100 रुपए। यही आप आंसर बता देंगे कि 2600 रुपए के प्रॉफिट के लिए हमें सीपी कितना रखना होगा? 100 रुपए रखना होगा। यही आपका उत्तर है। तो इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं थी, सिंपल सा क्वेश्चन था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, एक ये प्रश्न है, एक इलेक्ट्रिक आयरन का अंकित मूल्य 690 रुपए है। दुकानदार इस पर 10% छूट देकर 8% का लाभ कमाता है। यदि वह इस पर कोई छूट ना दे तो इसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? इस तरह के प्रश्न कई बार आपको देखने को मिलेंगे, है ना, कि अंकित मूल्य था, अगर कोई छूट नहीं देता तो इसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो पहले तो इस शब्द का मतलब आपको पता होना चाहिए। इस पर कोई छूट ना दे मतलब अंकित मूल्य पर ही बेच दे, जितना उसने बढ़ाकर रखा था दाम उसी पर अगर वो बेच दे तो उस कंडीशन में कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा। और एक चीज और ध्यान देना है कि क्वेश्चन क्लास में परसेंट में पूछा है या रुपए में पूछा है? जैसे प्रतिशत लाभ पूछा है या फिर रुपए में पूछ रहा है। अगर प्रतिशत में पूछा है तो ध्यान दीजिएगा परसेंटेज चैप्टर में
और डीआई में हम लोग ये चीज देखते हैं हमेशा कि अगर क्वेश्चंस का लास्ट में परसेंट में कोई चीज पूछ रहा है, ऑप्शन चारों आपके परसेंट में है, तो ऐसे केस में रुपए का बहुत बड़ा यूज नहीं होता है, कोई यूज नहीं एक तरह से। आप चाहे तो डेटा का यूज करिए, चाहे मत करिए। तो हम आपको दो तरीके से इस प्रश्न को बताएंगे। पहले तो हम ये दिखा रहे हैं आपको कि हमें ऐसे केसेस में डेटा का यूज नहीं करना है, ठीक है। चलिए समझते हैं। देखिए डिस्काउंट के केस में तीन चीजें होती हैं, हमने शुरुआत में बताया था आपको, एमपी, सीपी और एसपी। मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, एसपी यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि अगर इस पर वो 10% की छूट देकर बेचता है तो 8% का लाभ कमाता है। फाइनली कहीं ना कहीं वो 8% लाभ कमा रहा है। कभी भी ऐसा स्टेटमेंट आए कि कोई दुकानदार 8% का लाभ कमाता है, चाहे जैसे भी कमाए, छूट देकर कमाए, बिना छूट दिए कमाए, जैसे भी 8% का लाभ कमाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर क्रय मूल्य कहीं 100 रहा होगा तो एसपी नीचे लिखिए, अगर क्रय मूल्य 100 रहा होगा 100%, तो एसपी कहीं ना कहीं 108 होगा। जैसे बोले 8% लाभ कमाता है, तो आप दो डाटा आपके पास आ गया, आप सीपी को 100 मान लीजिए, एसपी 108। 12% कोई दुकानदार 12% का लाभ कमाता है, तो सीपी 100 रख लीजिए, एसपी 112 कर दीजिए, है ना। यानी स्टेटमेंट सब लोग पकड़ पाएंगे। उसके बाद अभी इसका हम लोगों ने यूज नहीं किया, 10% की छूट दे, छूट तो इसमें दिया, इस पर 10% छूट दिया होता, जाके ये मिला होगा। यदि वह इस पर कोई छूट ना दे तो इसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? तो अगर कोई छूट ना दे मतलब जितना अंकित मूल्य रहा होगा इसी पर अगर वो बेच देता, है ना, यानी यही सेलिंग प्राइस हो जाता, तब कितना परसेंट लाभ होता। तो हमें पहले ये चीज जानना होगा ना कितना था। तो आपको पता है कि एमपी जितना भी रहा होगा इस पर उसने 10% छूट दिया था, तब जाकर सेलिंग प्राइस आया था। तो एमपी पर 10% छूट देगा यानी कितने बेचेगा बताइए? 90% पर। एमपी पर 10% छूट दिया मतलब कितने बेचेगा? 90% पर। और 90%। चलिए देखिए यहाँ पर जब एमपी का 90% पे वो बेच रहा है, इसका मतलब इतने भी बेच रहा है इधर से, या फिर इधर से कह लीजिए कितने बेच रहा है? 108 बेच रहा है। ये भी सेलिंग प्राइस और ये भी सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस पर 10% का डिस्काउंट देगा, यानी बेचे कितने पे? मार्क प्राइस का 90% पर। तो कस्टमर से मार्क प्राइस का 90% लेगा और 10% छोड़ दिया, और इधर से एक्चुअल फाइनल ले कितना रहा है? फाइनली हमें दिख रहा था कि 108 ले रहा है। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो मार्क प्राइस कितना आ रहा है, तो आपने ये देखा 0 0 कट दिया, 12 9 108 होता है, और ये 0 आएगा तो 120। एमपी कितना आ गया आपका? एमपी कहीं ना कहीं आपका आ गया 120, ये आ गया 120। अब बताइए कह रहा है कि अगर छूट ना दे, मैंने कहा छूट ना दे तो मतलब अंकित मूल्य पर ही बेच दे, तो कितने प्रतिशत का लाभ क्या होगा? इसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? तो आपने कहा 100 का सामान 120 पे बेच रहा है, 100 का सामान 120 पे बेच रहा है, तो कितना परसेंट लाभ हुआ? 20%। ये आंसर हो गया आपका, यही क्या हो गया आपका उत्तर हो गया। तो ये बात समझ पाए होंगे कि जब कभी डेटा दे लेकिन प्रश्न परसेंट में पूछा हो तो उस कंडीशन में इस डेटा का यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस अप्रोच को आप समझ पाए होंगे। और चलिए इसको दूसरे तरीके से देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। चलिए देखिए इस प्रश्न को थोड़ा दूसरे तरीके से देखते हैं और समझिएगा। रेशियो मेथड से समझते हैं, क्योंकि इस टाइप के कई प्रश्न बनेंगे जहां पर आप इस तरीके का यूज कर पाएंगे और इस तरीके का यूज करेंगे तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। हालांकि जो मैंने पिछला तरीका बताया वहां से भी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इस टाइप के। तो डिस्काउंट वाले चलिए समझिए। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले तो आप डिस्काउंट देखिए, 10% का डिस्काउंट और यहाँ पर प्रॉफिट 8% का। ऐसे केसेस में डिस्काउंट परसेंट भी दिया और प्रॉफिट परसेंट भी दिया है, तो इन दोनों में एक चीज कॉमन होती है कि जब डिस्काउंट देते हैं तो एमपी से एसपी पहुंचता है, एमपी से सेलिंग प्राइस, और जब प्रॉफिट परसेंट देता है तो भी सीपी से एसपी पहुंचता है, तो दोनों में एसपी कॉमन होता है। तो इस कंडीशन में हम ऐसे समझें कि पहले तो देखिए 10% का डिस्काउंट, तो यानी 1/10, तो ये डिस्काउंट किस पे होता है? ये डिस्काउंट है तो ऊपर वाला डिस्काउंट ही हो जाएगा, लेकिन डिस्काउंट मिलता किस पे है? तो आपको पता है मार्क प्राइस से मिलता है। सेम यहाँ पर देखें तो 8% का प्रॉफिट है, 8% का प्रॉफिट आप समझ रहे हैं 8/100 यानी 2/25, 2/25 है, तो ये आपका क्या है? ये प्रॉफिट है, ऊपर वाला प्रॉफिट है। प्रॉफिट किस पे दिया जाता है? सीपी पर। या प्रॉफिट या लॉस की गणना किस पे की जाती है? कॉस्ट प्राइस पर। अब आप यहाँ समझिए 10 रुपए का सामान एक आपने छोड़ दिया तो कितना बेचा? 9 पे। तो सेलिंग प्राइस कहीं ना कहीं आपका कितना हो गया? अगर हम MP/SP की बात करें, अगर MP/SP की बात करें तो 10:9, और अगर हम यहाँ पर सीपी भी ले लें, SP/CP ले लें, यहाँ से देखिए तो 25 का सामान है
और सेलिंग प्राइस यहाँ से कितना है 25 में 2 जोड़ देंगे प्रॉफिट है तो 27। ये बात आप समझ पा रहे होंगे कि ये सेलिंग प्राइस दोनों में कॉमन था इसलिए हमने इसे ऐसा कैलकुलेट किया। अब बात है कि सेलिंग प्राइस इक्वल होना चाहिए, भाई एक ही वस्तु है तो ये 27 है तो ये भी 27 होना चाहिए, तो इसके लिए इस वाले में 3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, जब इसमें 3 से करेंगे तो इसमें भी 3 से करना पड़ेगा। तो यहां से देखिए ये 30 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा और ये 25 ही रहेगा। तो MP/SP/CP का रेशियो बन गया। अब जब ये बन गया तो ऐसे क्वेश्चंस में आप चाहे कुछ भी दिया हो, है ना, आप सब कुछ निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पूछ रहा है कि कोई छूट ना दे तो प्रतिशत लाभ क्या होगा, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, है ना। कोई छूट ना दे, अगर 27 सॉरी ये 30 और 25 लीजिए, 25 रुपए का सामान था और आप बेच कितने पर रहे हैं 30 पर, बिना डिस्काउंट दिए, बिना डिस्काउंट की एमपी, डिस्काउंट नहीं देने का मतलब क्या है, आप एमपी पर बेचेंगे तो 25 रुपए का सामान आप 30 पे बेचेंगे तो कितने का प्रॉफिट होगा 5 का, और प्रॉफिट किस पे निकालेंगे सीपी पर, परसेंट के लिए 100, तो 25 और 100 4 पंचे 20%। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, इस वैल्यू का यूज करने की जरूरत आपको नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि परसेंट नहीं पूछता है ना, आपसे कुछ रुपए पूछ ले, तो जब रुपए आपसे पूछ लेगा, जब आपसे रुपए पूछ लेगा तो उस कंडीशन में आप ये भी कह सकते हैं कि ये अंकित मूल्य बराबर 690, तो आप दिखा सकते हैं कि 30 यूनिट की वैल्यू 690 रुपए दी गई है। अब आपसे पूछ सकता है कि एसपी कितना है, तो आप 27 बराबर निकाल दीजिए। अगर मुझे सीपी कितना है तो 25 यूनिट बराबर बता दीजिए। 30 यूनिट की वैल्यू दे रखा है, अब आपसे चाहे जितनी यूनिट की पूछे आप वो वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसमें कोई समस्या आपको होनी नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे अगला प्रश्न देखते हैं। इस टाइप के कोई भी प्रश्न आएंगे तो आप कर ले जाएंगे। देखिए इस टाइप का प्रश्न जो है परसेंटेज चैप्टर में भी आपको कई बार मिलेगा, है ना, कि दो चीजें लगातार बढ़ रही हैं, दो चीजें लगातार घट रही हैं, है ना, या तीन चीजें लगातार बढ़ रही हैं, दो बढ़ रहा है घट रहा है, इस तरीके की जो भी क्वेश्चंस होते हैं। परसेंटेज में एक कॉन्सेप्ट भी है एग्जैक्ट परसेंट प्रॉफिट, परसेंट लॉस, परसेंट डिस्काउंट या परसेंट इंक्रीज, है ना, परसेंट इंक्रीज या सॉरी ये देखिए यहाँ पर देख लीजिए, वहां पे आपको दिखेगा नहीं, परसेंट प्रॉफिट, परसेंट लॉस, परसेंट डिस्काउंट, परसेंट इंक्रीज, परसेंट डिक्रीज, ये सब जितने भी हैं चीजें बढ़ रही हो, है ना, तो प्रॉफिट या इंक्रीज की बात करेंगे, घट रही है तो लॉस और डिक्रीज की बात करेंगे या डिस्काउंट की बात करेंगे। तो ऐसे केसेस में हम लोग यूज करते हैं प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाय 100, काफी लोग इसे यूज करते हैं, तो आप इस शॉर्टकट को यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप 100 मान कर भी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर फ्रैक्शंस बेस्ड डेटा आ जाए तो यहाँ पर भी दिक्कत होगी आपको और 100 मान के करने में दिक्कत होगी। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे थोड़ा समझते हैं, इसे कहीं नोट कर लीजिएगा। देखिए 14 से ही 2/7% का छूट अगर कहीं दिया गया तो 14 से ही 2/7% की वैल्यू आप तुरंत लिखेंगे 1/7। यानी अगर कहीं ना कहीं अगर हम बात करें मार्क प्राइस की, तो अगर अंकित मूल्य 7 रहा हो, फिर डिस्काउंट जो है वो अंकित मूल्य पे दिया जाता है, तो हमेशा बताया था जिस पर जो चीज ऊपर वाली वैल्यू ये डिस्काउंट है, ऊपर वाली वैल्यू जिस पे गणना की जाती है अंकित मूल्य पे, तो नीचे वाली वैल्यू वही मानेंगे। तो 7 पर एक डिस्काउंट दिया गया तो कितने में बेचे हम लोग, एसपी की बात करें तो 6। सेम इसी तरीके से 11 से 1/9% की अगर बात की जाए तो 11 से 1/9% की बात की जाए तो 1/9। तो यहाँ पर ये देखिए 9 का समान था, सेम इसी तरीके से, और हमने एक डिस्काउंट दिया तो कितने बेचे हम लोग 8 पर। तो यहाँ पर आप समझिएगा कहीं ना कहीं ये 9 से 63 और ये 8 6 48। तो यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं कि एक तरह से 63 का सामान था और हम लोगों ने बेचा कितने में 48 पे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कितना हो गया, 63 का सामान 48 पे, डिस्काउंट कितना होगा, है ना, एग्जैक्ट डिस्काउंट पूछा है। एक समतुल्य छूट बताइए, तो समतुल्य छूट के लिए आप ये कह सकते हैं कि दोनों का डिफरेंस डिस्काउंट परसेंट यानी वही कमी प्रतिशत वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, दोनों का डिफरेंस ज्यादा वाले से डिवाइड, परसेंट के लिए 100। तो 13 में से 8 गया 5 और 5 आ गया 15/63 पर दिया। एमपी पर हम लोग डिस्काउंट चेक करेंगे, परसेंट के लिए 100। तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर इसको 1500 कर लीजिए सीधा सीधा। और ये देखिए 6 है, ये 15 है, यानी 6 दूनी 12, 6 3 18 3 बार में ज्यादा हो रहा है, 6 दूनी 12 लगभग 2 वाला जाएगा। तो 2 वाले 3 ये तो होगा नहीं, 2 वाले 3 ऑप्शंस हैं पहले वाले, तो आप एक बार चेक कर सकते हैं। 2 3 6 2 6 12 26 और ये बचेगा आपका 10 में 6 गया 4 और 4 में से 2 गया 2 और ये 0 240। अब आप फिर जब 6 से जाएंगे देखने तो ये देखिए 6 चौको 24, 4 में ज्यादा हो जा रहा है क्योंकि इधर से मल्टीप्लाई करते हैं 4 3 12 फिर 4 से 24 से 25 तो ज्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग एक कम लेंगे, 6 चौको 24, 4 में ज्यादा हो रहा है तो 6 3 18
3 बार में, यानी कि 2 बार में गया था ना इसके पहले, तो अब 3 बार में जाएगा, 23 समथिंग जाएगा। तो आप इसे क्या करेंगे, टिक कर देंगे। तो देखिए कैलकुलेशन आपका अच्छा होना चाहिए, नहीं कि आप पूरा सॉल्व कर रहे हैं, पूरा सॉल्व नहीं करना एग्जाम में, कैलकुलेशंस आपको अच्छा करना है, इसको ऑब्जर्व करना है जल्दी से किस तरीके से इसे डिवाइड किया जाए। इसके लिए एक अलग से लेक्चर बना दिया जाएगा, तो उस पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल आप ये जानते रहिए। एक ये मेथड आप इससे भी लगा सकते हैं, डिस्काउंट आप ऐसे ले सकते हैं, यहाँ पर आप कर लीजिए -14 और 2 लेकिन ये कैलकुलेटिव हो जाएगा आपके, है ना, कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो आप ऐसे रख सकते हैं कि -14 होल 2/7%, फिर -11 होल 1/9, फिर माइनस माइनस प्लस करके इन दोनों का मल्टीप्लाई, बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा, इसलिए इसको इस मेथड से नहीं करेंगे। होल नंबर का डेटा होगा तो आप इसको इंप्लीमेंट करिए, 10% और 20% हो आप इसको तुरंत लगा दीजिए, है ना, फिर इसको लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी होगी कि डेटा पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा ब्रह्मास्त्र या कौन सा मेथड यूज करें, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए देखिए, कह रहा है कि विनीत एक रेडियो और घड़ी 6000 रुपए में खरीदता है, वह रेडियो को 10% हानि और घड़ी को 15% लाभ पर बेचता है। इस प्रकार उसे ना कोई लाभ ना हानि होती है, तो रेडियो और घड़ी के क्रय मूल्य में अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए इस टाइप के प्रश्न जो है वो आप नॉर्मल परसेंटेज बेस से लगा सकते हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पर समझ लेते हैं। उसके बाद इसको हम लोग एक मिक्सचर के तरीके से भी लगा सकते हैं। मिक्सचर एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पर दो चीजों के अलावा दो चीजों को मिलाने के बाद जब मीन वैल्यू दी हुई होती है, तो वहां पर हम लोग मिक्सचर के कॉन्सेप्ट से रेशियो निकाल लेते हैं। एक शॉर्टकट तरीका है जिससे हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं और वहां पर क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो करना उसको इसी तरीके से, मिक्सचर के तरीके से ही, लेकिन थोड़ा सा हम एक ओवरव्यू यहाँ पर आपको दे दें कि अगर बेसिक तरीके से आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं इस तरीके से कि 6000 में खरीदा दो चीजें, तो 6000 में खरीदा तो कहीं ना कहीं दो चीजें खरीदा है, तो एक तो हमारे पास रेडियो और एक घड़ी है। तो मान लीजिए 6000 में से आप ऐसे करेंगे कि रेडियो को x मान लेंगे, तो घड़ी को आप क्या बोलेंगे 6000 माइनस x कर लेंगे, है ना। ये रेडियो है आपका और ये घड़ी है, वॉच, ठीक है। अब आप कैसे ऐसे बताएंगे कि रेडियो का 10% हानि, तो आप किसको बताएंगे, x का 90%, x का 90%, या -10 लिख सकते हैं, x का -10%। और आप घड़ी को बताएंगे, घड़ी का सेलिंग प्राइस कितना बता देंगे, तो आप कहेंगे 6000 माइनस x, और इसको आप बता देंगे कितना परसेंट, तो ये कह रहा है 15% लाभ, यानी 115%, ठीक है। या प्लस तो नहीं 15/100 लिख सकते हैं, या -10/100 लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कह रहा है यदि इस पर प्रकार से ना कोई लाभ ना हानि, कोई लाभ ना हानि का मतलब SP बराबर CP, क्यों, अगर कोई लाभ कोई नहीं हानि हुई तो इसका मतलब क्या हुआ, जितने पे आप खरीदे उतने पे आपने बेच दिया। तो आपने टोटल इतने बेच दिया, या कहिए कितने में आपने खरीदा था, 6000 में, तो यानी ये पूरा SP बराबर CP। तो इस तरीके से आप यहाँ पर आराम से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसको और छोटा करने के लिए मैंने आपको बता रखा है कि यहाँ पर माइनस कर लीजिए, -10/100 और ये +15/100। तो यहाँ पर लेकिन यहाँ पर CP जो है रखना है, इसको रहने दीजिए, इसको ऐसे ही करिए, 110 करिए, सॉरी 90 था, और ये 115, ये हाँ इस तरीके से आप सॉल्व करिए, तो इसमें कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी और आराम से सॉल्व भी हो जाएगा ये। चलिए, लेकिन इस तरीके से करने से अच्छा है कि हम थोड़ा सा और ध्यान दें और यहाँ पर ऐसे समझे कि उसने कहा दो आर्टिकल हैं, एक इसी में से दो आर्टिकल निकल कर आ रहे हैं, एक रेडियो है और एक वॉच है। कहीं ना कहीं आप रेडियो को 10% हानि पर बेच रहे हैं, तो आपने कितने बेचा, आपने लिख दिया 90% पर, और घड़ी को आप कितने बेच रहे हैं, 15% लाभ, यानी 115% पर। फिर बता दें आप यहाँ -10 + 15 लिख सकते हैं, लेकिन उसमें कंफ्यूजन होगा, इसलिए आप सीधा लिखें 90 पर और 115 पर। और उसने कहा फाइनली क्या हुआ, एग्जिट क्या हुआ, ना लाभ ना हानि। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप CP पर ही बेचो, और CP कितना होता है 100%, CP कितना होता है 100%, यानी इन दोनों से मिलाकर हमें कितना मिला, 100% ही मिला। तो आप ये मिक्सचर का कॉन्सेप्ट है, आप इसको क्रॉस में ऐसे माइनस करेंगे और यहाँ पर CP का रेशियो निकल कर आ जाएगा। रेशियो किसका बनता है मिक्सचर में, जिस पर ये चीजें गणना की जाती है। सेलिंग प्राइस, चाहे यहाँ आप सेलिंग प्राइस रखेंगे, चाहे प्रॉफिट रखेंगे, या प्रॉफिट लॉस जो भी रखेंगे, मतलब ऐसी चीजें ये अब किस पे गणना की जाती है, CP पर गणना की जाती है। तो जो रेशियो बनकर आएगा वो CP का आएगा। तो आप यहाँ से देखिए 115 माइनस 100, बड़े में छोटा माइनस करेंगे 15, और यहाँ 100 माइनस 90 हो जाएगा 10। आपने देखा 5 या 15, 5 गुना 10, यानी 3 और 2 का रेशियो बना। रेडियो का कॉस्ट प्राइस 3 यूनिट, घड़ी का कॉस्ट प्राइस 2 यूनिट।
अब आपसे पूछा है, आप देखिए आपसे क्या पूछा क्या है, क्रय मूल्य में अंतर। वैसे तो आपको पता है कि 6000 दिया है, दोनों का मिलाकर क्रय मूल्य 3 2 5, 5 यूनिट की वैल्यू दे रखा है, 5 यूनिट की वैल्यू दे रखा है 6000। अब आपको क्वेश्चन बस इतना देखना है कितनी यूनिट की वैल्यू पूछा है। अगर पूछे रेडियो का दाम बताइए तो 3 यूनिट की वैल्यू बता दीजिए, 1 यूनिट निकाल कर 3 यूनिट बता दीजिए। अगर आपसे पूछे घड़ी का दाम बताइए तो 2 यूनिट की वैल्यू बता दीजिए, 5 यूनिट 6000, 1 यूनिट आप निकाल लीजिए 1200, और उसके बाद इस तरीके से 2 यूनिट आप निकालिए 2400। लेकिन यहाँ पूछा क्रय मूल्य में अंतर बताइए, तो आप अब 3 बराबर 2 निकाल के मत घटाइए, सीधा यहाँ देखिए 3 और 2 का अंतर कितना है, 1। 3 और 2 का अंतर 1 यूनिट, इसका मतलब आप सीधा सीधा 1 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। तो 5 बराबर 6 है, तो 12 5 60 होता है, 1 यूनिट बराबर ये आपका क्या हो गया। तो इसमें कुछ करना नहीं है, डेटा सिंपल हो जाएगा और आप आराम से इसको कैलकुलेट कर पाएंगे और जल्दी से जल्दी आंसर बता पाएंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए एक प्रश्न है, एक आदमी कुछ वस्तुएं 1 रुपए में 5 के भाव से और उतनी ही वस्तुएं 1 रुपए में 4 के भाव से खरीदता है। देखिए यहाँ पर इसका छोटा केस भी आता है कि एक बार बस एक खरीदा और दूसरी बार में तुरंत उसने बेच दिया, लेकिन यहाँ पर कह रहा है 2 जगह से खरीदा। एक आदमी एक दुकान से कुछ वस्तुएं 1 रुपए में 5 के भाव से, और मतलब ऐसी जगह गया है जहां पर जैसे मान लीजिए किसी केले की दुकान पर गया और उसे 1 रुपए में 5 केला मिल जा रहा है, फिर दूसरी दुकान पर गया वही उतनी वस्तुएं, फिर 1 रुपए में वो 4, उसे 1 रुपए में 4 केला मिल पा रहा है, इस बार कम केला मिल रहा है तो अच्छा केला होगा। तथा वह सभी वस्तुओं को 2 रुपए में 9 के भाव से बेच देता है, लाता है उसके बाद मिला करके वो 2 रुपए में 9 की दर से बेचता है, मतलब कोई 2 रुपए दे तो 9 केला उसमें बेच देगा। तो इस पूरे लेन देन में उसे 30 रुपए की हानि होती है। तो खरीदी हुई वस्तुओं की संख्या ज्ञात करें। तो कह रहा है, पहले समझिए, पहले तो ये देखिए कि दोनों दुकान से मिलाकर खरीदा कितना, दोनों दुकान से मिलाकर खरीदा कितना। तो यहाँ पर अगर देखा जाए पहले कंडीशन में उसने 5 आर्टिकल खरीदा है 1 रुपए में, दूसरी दुकान से उसने 4 आर्टिकल खरीदा है 1 रुपए में। ऐसे क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिएगा कि आप कह रहा उतनी ही वस्तुएं, दूसरी दुकान से उतनी वस्तुएं खरीदता है, तो आप पहला काम ये करेंगे कि उतनी वस्तु डबल मतलब सॉरी वस्तुओं को बराबर कर लीजिए, वस्तुओं को क्या करिए बराबर कर लीजिए। तो 20 इसको बना ले, 20 इसको बना ले, क्योंकि 5 और 4 का एलसीएम 20 होता है। तो यहाँ पर आप 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इस वाले में, और इस वाले में 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 20 आर्टिकल, यहाँ लिख लेते हैं 20 आर्टिकल 4 रुपए में, और यहाँ पर 20 आर्टिकल 5 रुपए में। इसको जोड़ लीजिए तो कुल मिलाकर 40 वस्तुएं कितने में खरीदा 9 रुपए में। तो ये तो आप काम जल्दी से कर लेना है, सिंपल है। अब इसके बाद कहीं ना कहीं वो 40 वस्तुएं 9 की दर से खरीद रहा है, ये कह सकते हैं, और बेचते समय वो 2 रुपए में 9 की दर से बेचता है। कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लेता है क्वेश्चन कि कोई दुकानदार 40 वस्तुएं 9 की दर से खरीदता है और 2 रुपए में 9 के भाव से बेचता है, तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो हम लोग सिंपल सा तरीका लगाते हैं कि ध्यान रखिएगा R फॉर राइट साइड, और R फॉर राइट साइड, R फॉर रुपया, यानी रुपया जो है राइट साइड में, और जो आर्टिकल जो वस्तु है उसको आप लेफ्ट साइड में लिख लीजिए। रुपया राइट साइड में, R फॉर रुपया, R फॉर राइट साइड में रुपया लिखिए, बाकी आर्टिकल लेफ्ट साइड में। अब आप रख लीजिए, पहले खरीदने वाला रखिए 9 रुपए में 40 वस्तु, रुपए के नीचे 9, वस्तु के नीचे 40, 9 रुपए में आप 40 वस्तु खरीद के लाए। बेचने वाला तुम ध्यान रखिए 2 रुपए में 9, 2 रुपए में 9 वस्तु बेच रहे हैं आप, है ना। अब आप ध्यान देंगे कि पहले खरीदता है फिर बेचता है, पहले खरीदेंगे हम लोग फिर बेचेंगे, तो 9 9 81, क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले खरीदेंगे यानी कितने रुपए में खरीदेंगे 81 रुपए में खरीदेंगे, 40 गुना 80, और बेचेंगे कितने में 80 में। तो हमेशा ये एक शॉर्टकट तरीका है जिसको आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं। तो R फॉर रुपया, R फॉर राइट साइड, रुपया राइट साइड में रखिए, वस्तु बाय साइड हो जाएगा ऑटोमेटिक। जैसे खरीदने वाला 9 रुपए में 40 वस्तु, 2 रुपए में 9 वस्तु बेचता है, तो आप तुरंत 81 और 40 80, ये सीपी ये एसपी ध्यान रखेंगे, पहले खरीदेंगे फिर बेचेंगे, इसलिए पहले क्रय मूल्य फिर विक्रय मूल्य। अब आप यहां से आप देख सकते हैं कि कितने का लाभ है। अब लाभ या हानि प्रतिशत पूछेगा तो आप तुरंत ऐसे दिखा देंगे, 81 रुपए का सामान 80 में बेच रहा है यानी लॉस हो रहा है, तो लॉस परसेंट आप यहां से निकाल सकते हैं कि 1 रुपए का लॉस हो रहा है कितने पे 81 पे, परसेंट के लिए 100, ये आंसर आ जाएगा। लेकिन हमसे लॉस परसेंट तो पूछा नहीं अभी, हमसे क्या पूछ रहा है कि इस प्रक्रिया में, इस पूरे लेन देन में अगर 30 रुपए की हानि प्राप्त करता है तो खरीदी वस्तुओं की संख्या कितनी है। ध्यान दीजिएगा यहां पर अगर देखा जाए तो कितने की हानि हो रही है इस वाले कंडीशन में। अभी इसको छोड़ दीजिए, इस लाइन को छोड़ दीजिए, इस ऊपर की 2 लाइन के हिसाब से हमें 1 रुपए की हानि हो रही है, 1 रुपए की हानि हो रही है कितनी वस्तु खरीदने या बेचने पर। तो देखिए जब वस्तु की बात आती है कि कितनी वस्तु खरीदे या बेचे हैं, तो यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई, एक शॉर्टकट तरीका आपको बता रहे हैं, हर जगह काम करेगा।
ये 9 चौको 36, 360। आप तुरंत कहेंगे 1 रुपए की हानि हो रही है 360 वस्तु खरीदने या बेचने पर। खरीदने या बेचने पर मतलब 360 वस्तु खरीदे होंगे, 360 वस्तु बेचे होंगे, तो उस कंडीशन पे हमें 1 रुपए की हानि हुई है। तो कह रहा है अगर ये हानि 30 रुपए की हो तो वस्तु कितनी होगी। तो अगर 1 रुपए की हानि के लिए 360 वस्तु खरीदना बेचना पड़ रहा है, तो 30 रुपए की हानि के लिए कितनी वस्तु खरीदनी बेचनी होगी। इसको 30 बनाएंगे तो 30 के लिए यहाँ 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और आप देखें आंसर आ गया है। 30 रुपए की हानि के लिए हमें 3 × 18 और 3 × 9 और 1 10 1080 1080 सॉरी 10,800 वस्तु खरीदना या बेचना होगा। 10,800। तो आप समझ पाए होंगे कि क्या करना क्या था, इसमें कुछ नहीं करना था। ये अगर आपका आ गया, ये अगर आपने यहां से निकाल लिया कि कितने रुपए की हानि लाभ हो रहा है और कितनी वस्तु पर, ये वस्तु ध्यान रखना, ये कैसे निकालेंगे तो हमेशा वस्तुओं का मल्टीप्लाई करेंगे बस, और कुछ नहीं करना है। उसके अलावा जो पूछा वो आप निकाल लेंगे। तो समझिए इस तरीके से हम लोगों ने काफी क्वेश्चंस देखे प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के। कई तरह के प्रश्न बनते हैं, जितना पढ़ा जाए उतना कम है, तो इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें और क्वेश्चंस को टेलीग्राम पर डिस्कस करते रहें और आपस में भी लगाते रहें, आपस में डिस्कशन करें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाने की कोशिश करें, तभी आपका सिलेक्शन होना है। और चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, नए चैप्टर के साथ मिलेंगे हम लोग। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए।